गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ प्रकार से आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के बाद भारत के एक और दुश्मन तुर्की का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया है। तुर्की ने बांग्लादेश के डिफेंस सेक्टर में निवेश करने और हथियार निर्माण उद्योग को बढ़ाने का वादा किया है। अगर यह डील जमीन पर उतरती है तो इससे भारत की टेंशन बढ़ सकती है। तुर्की घोषित तौर पर पाकिस्तान का सहयोगी देश है। उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान को हथियार प्रदान किए थे बल्कि अपने मिलिट्री ऑपरेटरों को भी तैनात किया था। इतना ही नहीं, तुर्की ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बयान भी जारी किया था। तुर्की कश्मीर मुद्दे पर भी पाकिस्तान का समर्थन करता है। नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय तुर्की के रक्षा उद्योग सचिव हलुक गुरगुन बांग्लादेश के दौरे पर हैं। उनके स्वागत के लिए बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार रेड कारपेट बिछाया हुआ है। गुरगुन की यात्रा इस वर्ष मई में बांग्लादेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण BIDA के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी आसिफ महमूद बिन हारून और उनके तुर्की मेजबानों के बीच उस देश की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान हुई बैठकों के बाद हो रही है। दरअसल BIDA तुर्की के सहयोग से चटगांव और नारायणगंज में रक्षा औद्योगिक परिसरों के निर्माण करने के लिए बेताब है। माना जा रहा है कि एक सचिव के स्वागत के लिए इतनी बड़ी तैयारी इसी कारण से की जा रही है। बांग्लादेश के BIDA के कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी आशिक महमूद बिन हारून ने अपनी तुर्की यात्रा के दौरान सेंट्रल एनाटोलिया क्षेत्र के किलिकेल में स्थित सरकारी स्वामित्व वाली मकीने व कीमिया इंडस्ट्री का दौरा भी किया था। तुर्की के रक्षा उद्योग सचिव हलुक गुरगुन के स्वागत का समन्वय बांग्लादेश सेना के सशस्त्र बल प्रभाग द्वारा ढाका में किया जा रहा है। तुर्की के रक्षा उद्योग के सचिव का बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वकर-उज़-ज़मान, एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और नौसेना प्रमुख एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन से मिलने का कार्यक्रम है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरगुन मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मिलेंगे। ये बैठक सशस्त्र बल प्रभाग के खुफिया निदेशालय द्वारा समन्वित की जाएगी। बांग्लादेश के सैन्य प्रमुखों और यूनुस के साथ गुरगुन की बैठकों से कुछ ठोस हथियार खरीद निर्णय होने की उम्मीद है। ऐसी उम्मीद है कि इस दौरान भावित हार्डवेयर अधिग्रहणों की एक विस्तृत सूची भी चर्चा की जाएगी। बांग्लादेश में तुर्की की मौजूदगी से भारत के 3 दुश्मनों का जमवाड़ा हो जाएगा। अभी तक भारत बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन के बढ़ते दखल से परेशान था। ऐसे में तुर्की की मौजूदगी भारत की टेंशन को और बढ़ाएगी। इसके अलावा तुर्की बांग्लादेशी सेना के लिए हथियारों का निर्माण भी करेगा। इससे बांग्लादेश की सैन्य शक्ति में इजाफा होगा। बांग्लादेश राजनीतिक रूप से अस्थिर देश है। ऐसे में इसका असर भारत से लगी सीमाओं पर भी पड़ सकता है। आइए हम बात करें पाकिस्तान की। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान एक नई रणनीतिक पटकथा लिखने का ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान की रणनीति भारत की घेराबंदी करने की है और एक सैन्य गठबंधन बनाने की है। पाकिस्तान के अखबार डॉन में इस ख्वाब के बारे में बात की गई है। पाकिस्तानी एनालिस्ट खुर्रम अब्बास ने लिखा है कि जहां भारत अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को बिम्स्टेक और इंडो पैसिफिक रणनीति के जरिए आकार दे रहा है, वहीं पाकिस्तान ने अब मिनी लैटरलिज्म का सहारा लेकर चीन की मदद से एक वैकल्पिक क्षेत्रीय ढांचा खड़ा करने की कोशिश की है, जिसके कुछ विश्लेषक दक्षिण एशियाई क्वाड कह रहे हैं। असली क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन है, जिसका मकसद इंडो पैसिफिक में मरीन स्वतंत्रता बनाने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की मदद करना है। हालांकि इसे एंटी चाइना माना जाता है। पाकिस्तानी पत्रकार ने लिखा कि हाल के हफ्तों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश के साथ चीन की मदद से त्रिपक्षीय वार्ताओं को नई ऊर्जा दी है। मई में आयोजित पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान की त्रिपक्षीय वार्ता के बाद जून में पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के बीच भी इसी तरह की बैठक की गई। पाकिस्तान की ये कोशिश भारत को रणनीतिक रूप से अलग थलग करने और चीन को दक्षिण एशिया में एक स्थायी शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान के क्वाड बनाने के पीछे की कूटनीति और रणनीतिक कारण कई हैं। उन्होंने लगा कि सबसे पहली वजह है कि सार्क अब निष्क्रिय हो चुका है। पिछले एक दशक से सार्क कोई शिखर बैठक नहीं कर पाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के सार्क को लेकर उदासीन रवैये और बिम्स्टेक को बढ़ावा देने की नीति ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो सार्क के विकल्प तलाशे। पाकिस्तान की इच्छा है कि एक ऐसा मंच बने जहां भारत का प्रभाव कम हो और चीन की भूमिका ज़्यादा हो। उन्होंने लिखा कि दूसरी बड़ी वजह है कि मिनी लैटरलिज्म मंच मुद्दा आधारित होते हैं, तत्काल परिणाम देते हैं। उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान मंच के जरिए पाकिस्तान को न सिर्फ अफगान तालिबान के साथ संबंध सुधारने में मदद मिली, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान रेल प्रोजेक्ट जैसी रणनीतिक पहल को भी मंजूरी मिली, जो चीन का प्रोजेक्ट है। यही मॉडल अब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ दोहराना चाहता है। खुर्रम अब्बास ने लिखा कि तीसरी और सबसे निर्णायक भूमिका चीन की है। पाकिस्तान चीन को दक्षिण एशिया में स्थायित्व लाने वाली शक्ति के रूप में देखता है, खासकर भारत के प्रभाव को संतुलित करने के लिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन ने नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश सहित पूरे क्षेत्र में अपना आर्थिक दायरा बढ़ाया है। पाकिस्तान पहले सार्क में चीन को डायलॉग पार्टनर बनाना चाहता था, लेकिन भारत के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब सार्क की निष्क्रियता पाकिस्तान को स्वतंत्र रूप से चीन को शामिल करने का मौका दे रही है। पाकिस्तान 100 ख्वाब भले ही देख ले, लेकिन हकीकत यह है कि बिना चीन की कृपा के
वो अपना पेट भी नहीं भर सकता। भारत को संतुलित करने की बात तो बहुत दूर की है। पाकिस्तान अगर किसी फोरम को बनाने की कोशिश करता है तो उसके पास किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। पाकिस्तान अगर चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के साथ कोई फोरम बनाता है तो उसका फंड चीन के अलावा और कौन करेगा। चीन तो पहले से ही ऐसा व्यक्तिगत स्तर पर भी कर रहा है। इसके अलावा सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का लंबे वक्त तक अच्छे संबंध रख पाएगा। संभव सी बात है। तालिबान के साथ पाकिस्तान के हर दिन झगड़े होते हैं। अब बांग्लादेश में चुनाव के बाद बनी नई सरकार पर यह तय करता है कि वो पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध रखना चाहेगी। अफगानिस्तान अभी भी स्थिर है और चीन ने तो वहाँ निवेश की काफ़ी सीमित कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान के एक्सपर्ट ख्वाब तो देख ही रहे हैं और शहबाज शरीफ को भी ख्वाब दिखा रहे हैं, जिसमें दक्षिण एशियाई क्वाड बनाना शामिल है। बात करते हैं तुर्की की। पिछले साल जब तुर्की ने ब्रिक्स गठबंधन में शामिल होने का आवेदन किया था तो पश्चिमी देश और निवेशक हैरान रह गए थे। हैरानी की वजह तुर्की का नाटो का हिस्सा होना है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वो तुर्की के लिए ब्रिक्स की सदस्यता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर राजी थे कि तुर्की को ब्रिक्स की सदस्यता मिल जाएगी। ब्रिक्स में भारत के अलावा चीन, रूस, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका है। ब्राज़ील के एक डिप्लोमेट ने कहा है कि चीन और भारत ने पिछले साल तुर्की की ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता का निजी तौर पर विरोध किया था। उन्होंने कहा कि तुर्की एक नाटो देश है। भारत के साथ साथ चीन ने भी तुर्की की ब्रिक्स की सदस्यता को लेकर आपत्ति जताई थी। ब्रिक्स को अक्सर G7 के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। G7 अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों का गठबंधन है और यही वजह है कि अभी तक ब्रिक्स का सदस्य किसी भी देश ऐसे देश को नहीं बनाया गया है जो नाटो की सदस्यता रखते हो। इसलिए एक साल पहले ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले अंकारा के लिए दरवाजे करीब करीब बंद हो चुके हैं। रूस पहले से ही ब्रिक्स में तुर्की को शामिल करने को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिखा रहा था। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पिछले साल जून में कहा था कि 2024 में 5 नए देशों को जोड़ने के बाद ब्रिक्स आगे विस्तार में दिलचस्पी नहीं रखता। जिन 5 देशों को शामिल किया गया है उनके नाम है अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। हालांकि लावरोव ने तुर्की को 13 अन्य देशों के साथ भागीदार देश बनाने पर सहमति जताई थी। हालांकि ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है। भारत ने कभी औपचारिक रूप से विरोध नहीं किया, लेकिन कश्मीर मुद्दे पर तुर्की की भूमिका ने भारतीय नेतृत्व को हमेशा आशंकित किया है, खासकर जब मई महीने में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की। तो अब भारत के लिए तुर्की को ब्रिक्स का समर्थन देना संभव नहीं रह गया है। इसलिए तुर्की विदेश मंत्री हकान फिदान ने ब्राज़ील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा तो लिया, लेकिन राष्ट्रपति अर्दोगन की अनुपस्थिति ने यह साफ कर दिया कि तुर्की को इस मंच के लिए गंभीर दावेदार नहीं माना गया। तुर्की भी शायद इस बात को जान रहा है कि भारत से उसे ब्रिक्स की सदस्यता के लिए समर्थन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने की संभावना ने भी तुर्की के लिए ब्रिक्स की राह काफ़ी मुश्किल बना दी है। ट्रंप ने ब्रिक्स को खुले तौर पर एंटी अमेरिकन ब्लॉक कहा है, चेतावनी दी है कि अगर ब्रिक्स एक जॉइंट करेंसी लाने की कोशिश करेगा तो अमेरिका भारी भरकम टैरिफ लगाएगा। ऐसे में तुर्की के लिए ब्रिक्स के दरवाजे को फिर से खटखटाना दुधारी तलवार पर चलने जैसा हो गया है। एक तरफ अर्दोगन ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ट्रंप से भी अपना संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। लिहाजा तुर्की की ब्रिक्स सदस्यता की संभावना अब करीब करीब खत्म मानी जा रही है। भारत और चीन की इजाज़त के बिना किसी भी देश के लिए ब्रिक्स में शामिल होना संभव नहीं है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.